अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इस टाइम पर यह है कि जब जो चीज़ करनी होती है तब वो चीज़ हो नहीं रही होती, और जब वो चीज़ नहीं करनी होती तब वो चीज़ हो जाती है। अब आप कहेंगे कि बीनिश कैसी बातें कर रही है। कौम पता क्या अब इतनी सादा नहीं है। जो पाकिस्तान की आवाम है ना, वो अब सारी चालाकियाँ भांप लेती है। पोलिंग वाले दिन, जिस दिन पोलिंग हो रही थी, उस दिन हमने देखा कि जो नून लीग वाले थे वो पोलिंग के बाद बिल्कुल ही गायब हो गए। मियाँ साहब थोड़ी देर बैठे 180H में, और फिर उसके बाद जो लाहौर में उनका मरकज़ी दफ्तर है उसके नून लीग का, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी ये रिज़ल्ट्स तो लेट आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, या पता नहीं क्या सोचा, मुझे तो नहीं पता कि, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि मियाँ साहब किधर हैं और क्या सोच रहे हैं। तो मियाँ साहब जो हैं वो वापस चले गए रायबंड, और उनकी जो टीम थी, जो भी टीम थी, मतलब उनकी मीडिया टीम और ये सोशल मीडिया टीम, या वो जो भी उनका इलेक्शन सेल की टीम थी, पता नहीं, वो पूरी रात मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के एक्सेस में नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। और फिर उसके बाद इन लोगों ने पूरे मीडिया के साथ लड़ाई कर ली कि जी ये झूठ बताते रहे हैं, आप खुद ही अवेलेबल नहीं थे, अगर आपको सच पता था तो आप बता देते। खैर, इस बारे में हमने बहुत दफ़ा बात की है, लेकिन वो पूरी रात गायब रहे। और फिर उसके बाद वो जो 9 to 5 जॉब होती है ना, जिस तरह सरकारी दफ्तरों में 9 to 5, सुबह 9 बजे आएँ 5 बजे चले जाएँ, इस तरह वाली जो नौकरी होती है, उसके अंदर फिर वो नमूदार हुए और अपने थोड़े थोड़े होम्योपैथिक किस्म के जो भी बयानात इन्होंने देने थे टीवी पे, वो इन्होंने दे दिए। लेकिन जो हुकूमत साजी का मरहला था, वो हुकूमत साजी का जो मरहला है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी के साथ कोई 5 या 6 राउंड्स इनके हुए। और कल जैसे मैंने एक वीडियो अपनी ख़त्म की तो वो अभी एडिट पे ही थी, अभी आ ही रही थी, तो वो जी पीछे से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और ऐलान हुआ। ऐलान तो खैर बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन वो जो ऐलान हुआ है ना, वो आधी रात को हुआ है। आधी रात को ऐलान हुआ है। आप सोचिए, पाकिस्तान में जमहूरियत का आलम देखें कि आधी रात को ये लोग ऐलान करते हैं उन नताइज का जो कि पहले से पता है कि यही होने। भाई सबको यही पता था ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनानी है, सबको सब पता था। ये समझते हैं कि अवाम को कुछ पता नहीं होता, ठीक है, और ये ऐसे ही जो है ना आधी रात को आके फिर ऐसे बम फोड़ देते हैं, पैसे बढ़ाने हो, कीमतें महंगी करनी हो, आधी रात को। इसी तरह ये बयान भी आधी रात को आकर के दे दिया। मज़े की बात यह है कि हमें ये बताया उन्होंने आधी रात को आके, अपनी तरफ से जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी ना, वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय हो गए हैं और सारे जो ओहदे हैं ना वो हमने मिल बांट लिए हैं। अब ओहदों के बारे में तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया, लेकिन बाद में खबरें निकल ही आई बाद में। तो मुज़ाकरात के बाद जो शहबाज शरीफ हैं वो अल्लाह के फजलो करम से शबाना रोज़ दोबारा आपको मेहनत करते हुए नजर आएंगे। यही कहते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब का तकिया कलाम है शबाना रोज़, पता नहीं कौन सी शबाना है जो रोज़ काम करती रहती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शबाना रोज़ लेकर के हमेशा की तरह, जैसे वो बोलते हैं, अल्लाह के फजलो करम से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सदर बन गए। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रही थी कि कौम को सारी चालाकियाँ पता है, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना होने के बावजूद पाकिस्तान के जितने वोटर्स हैं वो ये जानते थे कि उनको वोट किसने करना। ठीक है, और उन्होंने किसको वोट डाला, क्योंकि अलग अलग निशान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में जीत का जो सबूत है वो हमारे सामने है कि ये इस बात को जाहिर करता है कि अवाम समझदार हैं। भाई पीटीआई को वोट पड़े हैं तो उनका ये नंबर बना है ना, कि जैसे एक हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, आंख ओझल पहाड़ ओझल। ये जो मुहावरा है या ये जो फॉर्मूला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है कारगर साबित नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे ही जो पीपल्स पार्टी का जो तर्ज सियासत है ना, जो पीपल्स पार्टी करने की कोशिश कर रही है, वो भी अब आवाम को बहुत अच्छे से समझ आ गया। अवाम समझ चुकी है कि पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने एंटी नवाज़ वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश की, एंटी नवाज़ कैंपेन की। नवाज़ शरीफ के ऊपर उन्होंने चढ़ाई ऐसी की, एक्सेलरेटर पे पाँव रखा अपने पूरी इलेक्शन कैंपेन में, और हम तब भी कहते थे ना करें, आपको बैठना पड़ जाएगा। इनको भी पता था इनको बैठना पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, इनको लगा कि अवाम को मामू बना लेंगे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि हुकूमत क्या है, हुकूमत है जी प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, तो इसीलिए ये कैबिनेट में अब भी नहीं बैठ रहे, लेकिन मुझे तो लगता है कि बैठेंगे, ये ज़रूर बैठेंगे।
पीपल्स पार्टी एक तरफ जहां काबीना में शामिल ना होकर के आइंदा हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नजर नहीं आ रही, वहीं सदारत समेत तमाम आईनी ओहदे समेट कर हुक्मरानी के सारे मज़े लूटने चाहती है। तो बादियों नज़र में जैसे कहते हैं अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक टिकट पर 2 मज़े लेना चाहती है। एक टिकट पर कितने मज़े? एक टिकट पर 2 मज़े लेना चाहती है कि वो हुकूमती बेंचेस पर बैठ करके, क्योंकि बैठेंगे तो वो ट्रेयरी बेंचेस पर ही, राइट, उस पर बैठ करके वो हुक्मरान बन जाएंगे और काबीना में शामिल ना हो करके जब उनका दिल करेगा बावक्त ज़रूरत बावक्त सहूलत वो ऑपोजिशन का किरदार भी बखूबी अंजाम देंगे। अब इन सियासी चलाकियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बात ये ज़रूर याद रखनी चाहिए कि वो जो चाहे मर्जी कहें कि ऐसे नहीं तो ऐसे, हम तो इसमें शामिल नहीं है, हम तो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से ही शहबाज शरीफ साहब और नून लीग ने जो है ये हुकूमत बनानी है। ये जो सरकार शहबाज सरकार बनाई है इसका बोझ आपके कंधों पर यानी पीपल्स पार्टी के कंधों पर बराबर पड़ेगा। वजारतें लें ना लें, नाकामी होगी या कामयाबी होगी, ये दोनों जमातों, कौन सी दोनों जमातें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनकी मुश्तरका होगी। साथ ही साथ मुझे मुश्तरका से याद आया बात करते करते ही कि ये जो कल रात को जो बिलावल ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने उसी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामज़द किया जिस शहबाज शरीफ से वो मनाजरा करना चाहते थे। जगह जगह जाते थे ना जलसा लेकर के मनाजरा कर लें, मनाजरा कर लें। शहबाज शरीफ साहब जवाब में देते थे मनाजरा छोड़े मवाजना कर लें। तो ना मनाजरा हुआ ना मवाजना हुआ, इत्तेहाद हो गया और ये होना था क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। अब सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो परसों के दोस्त थे वो कल दुश्मन हुए और फिर कल के दुश्मन आज फिर दोस्त बन गए हैं और यही हमारी सियासत है। और इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है कि भाई सियासत में कोई भी चीज़ ना हरफ आखिर नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो कि हरफ आखिर है इलेक्शन 2024 में, वो चीज़ ये है कि इस मुल्क में सदर आसिफ अली जरदारी दूसरी दफ़ा सदर तो बन सकते हैं, ठीक है, वो हरफ आखिर नहीं है, ये बिल्कुल बन सकते हैं, उनकी सदारत कबूल है, मगर नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म किसी तौर कबूल नहीं है। ना वो अपनी पार्टी को कबूल हैं, ना वो बाहर जो अवाम हैं उनको बतौर वज़ीर आज़म कबूल है, क्योंकि कोई सन्नाटा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये मैं बता रही हूँ, ये जो तासुर अगर आपको दिया जाएगा कि जी फ़ौज नहीं चाहती कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म ना बने, तो ये ऐसा तासुर बिल्कुल नहीं है, ऐसा तासुर बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर मैं ये आपको कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में नून लीग के हवाले से इस हवाले से तशवीश पाई जाती है कि यार ये तो पार्टी काम करने वाली थी, ये तो पार्टी जो है ये तो अवामी पार्टी थी, ये तो वो पार्टी थी कि जिसके लिए हमें 2018 में RTS बिठाना पड़ा, ये इनको क्या हो गया? वो जो बात हुई थी ना साडी गल हो गई है, उस साडी गल हो गई ने मरवा दिया। नून लीग ने काम नहीं किया, नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का लेकर के उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन कैंपेन जो भी उनकी थी, हालांकि वो खुल करके कैंपेन नहीं कर पा रहे थे, जेल में बैठे हुए थे इमरान खान साहब, उनका फिर भी तोड़ नहीं निकाल सकी। ये था वो अवामी मैंडेट, ठीक है। अब एक और चीज़ जो बड़ी पते की है कि नवाज शरीफ साहब तो बन गए हैं जी वज़ीर आज़म, जो सदर हैं वो बिलावल बने, आसिफ अली जरदारी ने। आप बिलावल की अपनी पर्सनल प्रोफाइल देखें कि वो कैसे बना रहे हैं। पहले वो वज़ीर ख़ारजा बने, उन्होंने अपनी प्रोफाइलिंग की, थोड़े अपडेट हुए, अब मीडिया के ऊपर भी बड़े एग्रेसिव आ रहे हैं। मैंने उस दिन देखा मतीउल्लाह जान साहब के सवाल के ऊपर उनको सिखा रहे थे कि जर्नलिज़म कैसे करनी है। फिर उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी किसी ने उनसे पूछा कि शायद PTI जीती है तो आप उनको क्यों नहीं हुकूमत बनाने दे रहे हो, उसके ऊपर भी वो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से उन्होंने जवाब दिया। अच्छी बात है, क्यों उन्होंने अपना एक ऑप्टिक्स के साथ और मीडिया के साथ अपना एक ये बना लिया है, जो कि अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो स्पेस को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं बिलावल। सही करें गलत करें, बयानिया उनका ठीक हो गलत हो, इसके ऊपर कमेंट हो सकता है, लेकिन वो खबरों में हैं, वो नज़र आ रहे हैं, वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इस टाइम पर चर्चा में है जैसे कहते हैं। और अब वो प्रेसिडेंट हाउस में बैठेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। सदारत जो है वो बिलावल करेंगे, आप माने ना माने, क्योंकि भाई उनके वालिद साहब सदर होंगे, तो इससे ऐसे तो नहीं है कि वालिद साहब उनको अलाउ नहीं करेंगे वाने सदर में, ऐसा हो सकता है कभी?
नहीं हो सकता ना। तो वैसे तो उनके पास आईनी ओहदे हैं, आईनी ओहदों का नॉर्मल हुकूमत चलाने में कोई किरदार नहीं होता। जो आसिफ अली जरदारी साहब है वो मरहून मिन्नत होंगे शहबाज शरीफ के, और जो गवर्नर है, खैर मैं उस तरफ भी आती हूँ कि वो कौन है, जो गवर्नर है वो मरहून मिन्नत होंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब के या चीफ मिनिस्टर जिस भी सूबे के। मरहून मिन्नत से यहाँ पे मेरा मतलब है ये, समझ रहे हैं, पैसा, पैसे की तो सारी गेम है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने पैसे रोक लिए या पैसे बर वक्त जारी नहीं किए या जितने पैसे चाहिए थे वो नहीं दिए तो ऐवान सदर में हलचल होगी। इसी तरह यहाँ पे भी होगी, पंजाब में भी और हर जगह पे। सो बेसिकली अगर इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो ये ऑपोजिशन बिल्कुल करेंगे। अच्छा जी, अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के जो गवर्नर है वो मुस्लिम लीग नून से होंगे। सिंध में गवर्नरशिप हमारा हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे, ये मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं और डट कर कह रहे हैं। अब ये हो सकता है कि जो सिंध में जो गवर्नर हैं उनका ये फॉर्मूला हो सकता है कि जो सिंध में जो गवर्नर हैं वो ही रहें जो कि अभी हैं और वही आगे फॉरवर्ड कर लें। तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो नून लीग को गवर्नरी मिली है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि नून लीग उस गवर्नरी के ऊपर नून लीग का कैंडिडेट ही खड़ा करे। यू नो, वो गवर्नर एमक्यूएम का बना सकते हैं, वो गवर्नर अपना बना सकते हैं, वो गवर्नर किसी और पार्टी का भी बना सकते हैं, लेकिन वो नून लीग का है गवर्नर सिंध में, क्योंकि सिंध में चीफ मिनिस्टर किसका है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इसके अलावा एमक्यूएम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओवरसीज़ की वजारत एंड पोर्ट एंड शिपिंग, ये 3 वजारतें मिली हैं और साथ ही साथ ये उनको सिंध का गवर्नर भी दिया जा रहा है। ये एमक्यूएम के साथ इनकी अरेंजमेंट हुई है। इसके अलावा हो सकता है एक आधा मुशीर भी मिले। इसके अलावा जी एक तो ये अपडेट हो गई। अब बात आ जाती है जी पंजाब के गवर्नर की, क्योंकि पंजाब बड़ा हैपनिंग है। पंजाब के गवर्नर्स के लिए 3 नाम सामने आए हैं, मखदूम अहमद महमूद साहब का, कमर ज़बा कायरा साहब का और नदीम अफजल चंद साहब का। इन तीनों में से मुझे ये लगता है कि ये मेरी ज़ाती राय है कि जो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं वो बहुत आसानी से हॉट फेवरेट होंगे गवर्नर बनने के, और इनके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि पीएमएलएन भी इस बात पर राज़ी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी भी ऑफ कोर्स, उन्होंने तो खैर इनका नंबर 1 पे नाम नॉमिनेट किया है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इनकी रिश्तेदारी जहांगीर खान तरीन साहब से भी है। बल्कि जहांगीर खान तरीन साहब की एक टाइम पर जब वो उनके मुश्किल हालात चल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, तो जहांगीर खान तरीन साहब की जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात थी वो मखदूम अहमद महमूद साहब के ही थ्रू हुई थी। जब आपको पता है कि ये बातें आना शुरू हुई थी कि जहांगीर खान तरीन शायद पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, आज से कोई 2-3 साल पहले, तो ये तभी की है, तो इनकी रिश्तेदारी भी है। दूसरी बात है कि मखदूम अहमद महमूद साहब ऑलरेडी जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल जो ओहदे हैं वो इन्जॉय कर चुके हैं, तो इसमें ये है। बाकी कायरा साहब भी अगर बनते हैं तो उनका भी वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। चंद साहब का वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा तो होगा, लेकिन चंद साहब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चंद साहब को लगाती है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट मैटर, तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लव हेट रिलेशनशिप गवर्नर और पंजाब में सीएम का होगा, क्योंकि अगर चंद साहब होते हैं, क्योंकि आपको पता ना कि चंद साहब ने अभी रिसेंटली ऐसे बयान दिए हैं कि जी ये तो बहुत ही बुरी पार्टी है और नून लीग तो पता नहीं कितनी ख़राब पार्टी है, यू नो, लेकिन फिर भी इत्तेहाद करना पड़ा है कौम के मुफाद में, कौम के, इनका अपना कोई मुफाद नहीं, कौम का मुफाद है। कायरा साहब इज़ अ पीपल्स मैन, तो ये इजीली स्मूथ सेल कर लें, लेकिन मखदूम अहमद महमूद साहब आइडियल हैं नून लीग के लिए भी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी, और लिहाजा फॉर दैट मैटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी। तो ये एक ये जो तीनों नाम आए थे उसमें से मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा चांसेस है मखदूम अहमद महमूद साहब का बनने का। एक तो ये चीज़ होगी। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है वो मैंने आपको ये बतानी है कि एक तो 2 ऐसे लोग, 2 ऐसे गुमशुदा लोग, 2 ऐसे रुपोश लोग मंजर आम पर आए हैं जिनका 9 मई से डायरेक्टली ताल्लुक़ था, उनके ऊपर केसेस है। एक तो सबसे पहले आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हा चंद चढ़ा, और जो चंद चढ़ा ना पेशावर हाई कोर्ट में वो सब ने देखा। वो जो चंद चढ़ा ना वो नदीम अफजल चल वाला चंद नहीं था, उनका क्या ताल्लुक़ है पेशावर हाई कोर्ट से। वो जो चंद चढ़ा है ना वो रिलीफ हाई कोर्ट के लिए, वो चंद है जी मियाँ असलम इकबाल साहब का, और मियाँ असलम इकबाल साहब के ऊपर हैं जी 19 मुकदमात। उन्होंने बड़े नीवे होकर रुपोशी में इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीत भी गए, अपनी सीट भी निकाल गए। उनका नाम इमरान खान साहब ने जो है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब आगे किया, और अगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने, मतलब जैसे कि अगर हुकूमत इन्होंने नहीं लेनी, जो कि मुश्किल है कि शायद ये लोग हुकूमत बनाए, तो ये ऑपोजिशन लीडर होंगे।
अब इनके 19 मुकदमात थे और 19 के 19 मुकदमात में इनको राहदारी ज़मानत मिल गई है। राहदारी ज़मानत का मतलब है कि भाई अब इनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये हाँ, इनको इंक्वायरीज़ के अंदर जब जब इनको बुलाया जाएगा इनको जाना पड़ेगा। ज़मानतें अंगूठे लान पहन गए, ज़मानता देनियाँ पहन गया कि हाँ जी हम भागे नहीं, हम मफरूर नहीं, हम कहीं नहीं गए, वी आर वेरी मच है। दूसरी जी, मुराद सईद साहब की तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं। वो तो पेशावर हाई कोर्ट नहीं गए, इससे पहले जो क्या नाम है उनका, सेनेटर जावेद, वो जो स्टेट सेक्रेटरी भी थे, वो आए थे दाढ़ी बाड़ी पहन के, क्योंकि उनको मैंने आपको बताया था ना कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको असिस्टेंस मिलेगी, मुशीर बनेंगे, उधर उसमें शामिल होंगे और अपने लिए एक लीगल कवर लेंगे। इसी तरह मियाँ असलम इकबाल पंजाब में। और मुराद सईद साहब ने जो तस्वीरें, उनका फ़ोटो शूट आया है, वो शूट ही है क्योंकि जाहिर सी बात है वो बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से सर्कुलेट की गई हैं और इन्होंने ही की हैं, वो मुराद सईद साहब ने। क्योंकि वैसे तो मुराद सईद साहब ने 3-4 दफ़ा जो है पूरी रियासत को चकमा दिया, इधर हूँ, इधर से भाग निकले, उधर गए, उधर से भाग निकले, इधर उधर भाग भूग निकले, और वो हाई कोर्ट में भी नहीं आ रहे अभी ज़मानत लेने के लिए, क्योंकि इसका ये मतलब है कि जो मुराद सईद साहब हैं अभी उनके ऊपर मज़ीद ख़तरा मंडला रहा है कि इन्नी आसानी नाल तुहानू ज़मानत नहीं मिलनी जे। ठीक है, तासुर ये जा रहा है। तो लिहाजा लेकिन उनकी जो तस्वीरें सर्कुलेट हुई हैं ये जानबूझकर की गई हैं ताकि हमें ये बताया जा सके कि वो भाईजान मुराद सईद साहब भी बाहर आने वाले हैं और उनको भी ज़मानत मिलने वाली है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जो मैंने आपको बतानी है। इससे भी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ट्विटर की जो लोड शेडिंग है वो जारी है। ये ट्विटर की लोड शेडिंग, ये वो वाली लोड शेडिंग है कि बिजली की होती थी, गैस की होती थी, पानी की होती थी। अब ये ट्विटर की लोड शेडिंग है। पूरा दिन में कोई थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये आता है, एक आधा पोस्ट आप देख लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। अरे भाई, लोग कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। पीटीए से पूछा, पीटीए ने बोला कि भाई हमें तो जो वजारत दाखिला है उसकी तरफ से बंद करना पड़ा। वज़ीर दाखिला से पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हमने ऐसे ऑर्डर नहीं दिए। सो बेसिकली किसी को पता ही नहीं है कि क्यों बंद है। लेकिन मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अब 5 दिनों के बाद जब इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है तो इधर उधर से आपको पता है कोने से खबरें निकल ही आती हैं। वो जो हम तक पहुंची हैं बातें कुछ मिल मिला के वो कुछ इस तरह की सूरत हाल बन रही है कि क्योंकि जी इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेकर के और इलेक्शन के प्रोपेगेंडे को लेकर के इतना ज़्यादा वो फैलाया जा रहा था, इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा था कि अभी तो भाई ट्विटर कुछ देर बंद ही रहेगा जब तक ये हुकूमत साजी नहीं होती। लेकिन मैं कहती हूँ यार बस कर दें, ट्विटर बंद होने से पीटीआई थोड़ी ना बंद होगी, या ट्विटर बंद होने से प्रोपेगेंडा थोड़ी ना बंद होगा। अभी पता नहीं इनका मतलब कि इनका क्या सीन है। और खैर प्रोपेगेंडे से मुझे याद आया, वो जो जेआईटी बनाई है निगरान हुकूमत ने, उसमें एफआईए है, आईएसआई है, आईबी है, पुलिस है, 5 रुकनी जेआईटी बनी। और सोशल मीडिया के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके हवाले से बहुत से जो एक्टिविस्ट हैं उनको धर लिया जाएगा, फड़ लिया जाएगा, फिर उनके हवाले से शिकायतें भी आएंगी, उनके भी जो रोना है ना वो अभी शुरू होने वाला है। तो ये दो जो 4-5 चीज़ें थी, मैंने कहा जी ये मैं आपको बता दूं, ये अब तक की अपडेट है, इसीलिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक मैं आपसे मुखातिब हूँ अभी तक नहीं पता कि मियाँ साहब किधर हैं, और अभी तक वो मुखातिब भी नहीं हुए। सो देखते हैं जी बड़े मियाँ साहब का क्या मूड है। छोटे मियाँ साहब तो भाई अपनी शेरवानी सिलाने में हैं, बाकी देखते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।